हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान के सिलेबस के बारे में। भू आकृति विज्ञान के सिलेबस के बारे में, ना कि यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। भू आकृति यूजीसी नेट का जो पहला सेगमेंट है, इकाई फर्स्ट भू आकृति विज्ञान, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे एग्जाम में, हम उसके बारे में जानते हैं। इन टॉपिक को हमने जो है डिजाइन किया है, तो ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप अच्छे तरीके से उसे समझ जाएंगे। एक दूसरे से रिलेट करते हुए हमने डिज़ाइन किया है। तो देखिए आप, सबसे पहले हमने भू आकृति संकट को लिया, भू संचलन को लिया। भू संचलन ये आपका एक टॉपिक है भू आकृति विज्ञान में, जो कि यूजीसी नेट में है सिलेबस में। तो अगर भू संचलन ज़रूरी है आपके लिए कि सिलेबस को आप याद रखें, उसके एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को समझते हैं कि भू संचलन है क्या। उसके बाद जितने टॉपिक हैं, इसी तरह हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को आप समझ लें कि वो क्या है। तो भू संचलन इसका एक टॉपिक है। तो अगर भू संचलन इसी एक शब्द, इसी एक टॉपिक के माध्यम से हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ इसी एक शब्द के रिगार्डिंग, इसी को आधार बना करके, देखिए इसी से रिलेट करते हुए। तो भू संचलन अगर होगा, मतलब अर्थ मूवमेंट होगा, पृथ्वी में गति होगी, तो क्या होगा? महाद्वीपों का प्रवाह होगा, महाद्वीपों का विस्थापन होगा, यानी महाद्वीपों का प्रवाह होगा। महाद्वीपों का प्रवाह होगा, महाद्वीपों का प्रवाह होगा। तो महाद्वीपों का प्रवाह होगा, तो महाद्वीपों के प्रवाह को हम कैसे समझेंगे? प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से, प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से, प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से। टेक्टोनिक में बताता है महाद्वीपों के प्रवाह के बारे में। उसके बाद महाद्वीपों के विस्थापन भी इसी में समझ लीजिए, उसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि वलन, भू संचलन होगा तो वलन भी होगा, ठीक है, संपीड़न भी होगा, संपीड़न का ही जो है रिजल्ट है वलन, ठीक है, संपीड़न होगा तो वलन, और वलन होगा तो भ्रंशन भी होगा। भ्रंशन मतलब चटकन, एक दूसरे से दूर जाना चट्टानों का, भ्रंशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भू संचलन होगा तो महाद्वीपों का प्रवाह होगा, महाद्वीपों का प्रवाह होगा, ठीक है, यानी कि स्थल खंडों का प्रवाह होगा तो वलन होगा, फिर भ्रंशन होगा, ठीक है, वलन भ्रंशन होगा, वही सारी चीज़ें होंगी। तो क्या महाद्वीपों का प्रवाह होगा, वलन होगा, भ्रंशन होगा, तो क्या भूकंप नहीं आएगा? भूकंप भी आएगा, भूकंप भी आएगा। और भूकंप आएगा तो क्या ज्वालामुखी भी नहीं आएगी? ज्वालामुखी भी आएगी। ज्वालामुखी, अगर ये भ्रंशन होता है, चट्टानें फटती हैं, तो ज्वालामुखी नहीं आएगी, आएगी ही आएगी ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी आएगी तो भूकंप भी आएगा, क्योंकि जहाँ ज्वालामुखी आती है वहाँ भी भूकंप आता है। तो जो है, अगर ये महाद्वीपों का प्रवाह हो गया, फिर वलन भ्रंशन हो गया, भूकंप, ज्वालामुखी हो गई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अपक्षय अनाच्छादन नहीं होगा। अगर ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर आ गई, अपने लावे को फैला दी, तो लावा का अपक्षय नहीं होगा, ठीक है। अगर वलन से पर्वत का निर्माण हो गया तो पर्वतों का अपक्षय नहीं होगा, पर्वतों का अपरदन नहीं होगा, अनाच्छादन नहीं होगा। तो क्या होगा? अपक्षय अनाच्छादन, अपक्षय अनाच्छादन, ठीक है, ये होगा जरूर। जब अपक्षय अनाच्छादन होगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? एक
ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, एक भू आकृति चक्र चल रहा है। तो भू आकृति चक्र चलेगा कि नहीं, जब अपक्षय होगा, अनाच्छादन होगा, ठीक है, और नीचे से इंडोजेनिक बोल रहा है, अवलन से परवंतर का निर्माण हो रहा है और बाहर से अपक्षय अनाच्छादन हो रहा है। तो अपक्षय अनाच्छादन होगा तो चीज़ें बन रही हैं, वलन से पर्वत बन रहा है, ठीक है, अपक्षय से खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो भू आकृति चक्र का तो निर्माण होगा ही, भू आकृति चक्र चलेगा ही। भू आकृति चक्र के बारे में पढ़ेंगे, भू आकृतिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चलने लगेगा ऑटोमेटिक। ये चीज़ जान लीजिए, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि पहले भू संचलन होंगे, महाद्वीपीय प्रवाह, फिर वलन, भ्रंशन, भूकंप, ज्वालामुखी होगी। ऐसा नहीं कि ये पहले आज ये हुआ तो कल ये होगा, परसों ये होगा, नरसों ये होगा, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें एक साथ ही वर्क करने लगेंगी, एक साथ ही सारी चीज़ें काम करेंगी। तो भू संचलन जैसे होगा वैसे ही प्रवाह होगा, वलन होगा, ठीक है, भूकंप भी आ जाएगा, अपक्षय अनाच्छादन भी होने लगेगा और भू आकृति चक्र भी चलने लगेगा। थोड़ा भी परिवर्तन होता है, प्रकृति जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है बोलते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो भू आकृति चक्र अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। जब भू आकृति चक्र चलेगा तो ढाल का विकास होगा, ढाल का विकास। और ढाल का विकास क्या है, अरे भाई जैसे भू आकृति चक्र चला, जैसे नदियाँ पर्वतों से निकली, अपनी युवावस्था में थी, फिर मैदान में प्रौढ़ावस्था में, समुद्र में मिल गई जाके वृद्धावस्था में। तो ये भू आकृति चक्र चल रहा है। तो भू आकृति चक्र जब नदियाँ उतर रही हैं तो एक ढाल का निर्माण कर रही हैं, एक स्थलाकृति का निर्माण कर रही हैं ना, ढाल बना रही हैं। जैसे पर्वतों पे अपक्षय का काम हो रहा है, पर्वत भी जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें विभिन्न आकार के समय पर विभिन्न आकार के ढाल का निर्माण हो रहा है, ठीक है, कर्व का निर्माण हो रहा है। तो ढाल का विकास हो गया। मतलब ढाल का विकास मतलब स्थलाकृति निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। जैसे कि आप कोई प्लास्टिक अगर आप पिघलाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक पिघलाएंगे तो उससे सांचे में उसे ढालेंगे, एक ढाल उसमें देंगे, चतुर्भुज आकार में, त्रिभुज आकार में उसे ढाल देंगे। और उसके बाद क्या होगा, ढालने के बाद अब उस प्लास्टिक से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, मोबाइल कवर, ये मार्कर का खोखा, ये प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम ऐसे बनाएंगे, मतलब ढाल से उस बनाएंगे चीज़ों को। तो ढाल के विकास के बाद स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, पढ़ते हैं हम, कौन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, समुद्री जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो अब जब स्थलाकृति का निर्माण हो गया तो भू आकृति संकट भी आएगा, यानी कि ये स्थलाकृतियाँ नष्ट भी होंगी। अब भू आकृति संकट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, जितनी चीज़ें हैं जो अप्राकृतिक आपदाएं जिसे बोलते हैं हम उसको पढ़ते हैं। तो जो कि भू आकृतियों को नष्ट करती हैं, मतलब नष्ट भी करती हैं और संतुलन लाने का भी काम करती हैं। तो भू आकृतिक संकट भी आएगा। तो यहाँ पे हम ज्वालामुखी, भूकंप को फिर से दोबारा पढ़ लेंगे। भू आकृति संकट, भू आकृतिक संकट, तो बस इतना सा आपका सिलेबस रहा भू आकृति विज्ञान में, आपकी यूजीसी नेट में। लेकिन बीए में, आपके बीए की परीक्षा में, एमए में अगर भौतिक भूगोल है तो उसमें भू आकृति विज्ञान में ये सिर्फ 10 पॉइंट में जो आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, सिर्फ 10 में नहीं, उसमें लगभग 24 अध्याय है। उसमें बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस। तो आपको उस बुक में प्रोफेसर शबिंद्र सिंह की जो भौतिक भूगोल की बुक है, आप उसमें भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ने लगेंगे। अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, नहीं तो अगर स्मार्ट स्टडी करना है, कम समय में क्वालिफाई करना है, तो आप सिलेबस से मिलान कर लीजिए और जो सिलेबस में हो सिर्फ उसी को पढ़िए। तो सिलेबस में आपके सिर्फ इतना ही है, ये 8-10 पॉइंट ही हैं, 8-10 टॉपिक ही हैं। तो हम अगले वीडियो में हम इसके पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, हम भू संचलन को बाद में पढ़ेंगे, पहले महाद्वीपों के प्रवाह को पढ़ेंगे।
महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसके बाद आप भू संचलन को समझिएगा आगे चल के, ठीक है। महाद्वीपों के प्रभाव हम पहले पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।